राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को लेकर पुलिस इंटेलिजेंस को यह इनपुट मिला कि बेनीवाल को गंभीर प्रवृत्ति का थ्रेट है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात कर दिए। राजस्थान में चुनिंदा ही ऐसे नेता है जिनके घर पर या उनके साथ इतनी कड़ी सुरक्षा वर्तमान में बरती जा रही है। बेनीवाल के थ्रेट को लेकर खुद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मसला रहा जिस कारण से बेनीवाल को इतनी कड़ी सुरक्षा दे दी गई। सर, किस तरह की परिस्थितियां पुलिस ने बताई और ये अचानक सुरक्षा कैसे मिली, क्या परिस्थितियां रही थी परसों? देखिए 25 तारीख को मेरा जो जन्मदिन का कार्यक्रम था जयपुर के अंदर, बच्चे आ रहे थे प्रदेश भर से और मैं उनसे मिल भी था। शाम के समय एक पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी का टेलीफोन मेरे पास आया था कि आप थोड़ा सा 4-5 दिन आप सावधानी बरतें, कुछ इस तरह का मामला, और हम जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मैंने कहा क्या बताएं मुझे आपके, थोड़ा सा आप लोगों से मिलना जुलना कम करें और अपने साथ अपने विश्वास के लोग रखें। तो मैं 8 बजे रवाना हुआ। 3-4 गाड़ी थी मेरे पास, 20 एक लोग थे हम लोग, जो मैं हमेशा साथ रखता हूँ, 7-8-10 गाड़ी। जब मैं नावा के आसपास बाटीपुरा चौराहे पे आया तो क्वार्टी की एक जो गाड़ी थी, क्वार्टी की गाड़ी के साथ साथ वहाँ के नावा थाने के एसएचओ, उसके बाद ज्यों मैं आगे बढ़ता रहा तो हर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियाँ थी। चूँकि हम तेज चल रहे थे तो गाड़ियाँ भी वो भी चल रही थी, हमारी स्पीड ज़्यादा थी और वो भी बराबर क्वार्टी हमारे साथ चल रही थी। और हमने उनको पूछा भाई क्या है मामला, तो बोले नहीं साहब हम आपको वहाँ घर तक लेके जाएंगे, हमारे पास ऐसे निर्देश है सरकार से। और जब मैं आया तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ रात को यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने बात भी करी और क्वार्टी के कमांडो यहाँ घर पे तैनात किए और मुझे ये भी कहा कि थोड़ा आप मिलने जुलने से बचें। तो अब देखो हमारा जीवन तो मिलने जुलने का ही, अगर मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो फिर फील्ड में कैसे काम करेंगे। और नेता ही अगर डर के घर में बैठ जाएगा तो फिर जनता की रखवाली कौन करेगा। मुझे सीधी धमकी किसी तरह की नहीं मिली, न कोई मेरे पर टेलीफोन या न कोई कागज आया, लेकिन अगर इंटेलिजेंस का इनपुट पुलिस के पास है, राजस्थान सरकार के पास, तो मैं इनसे मांग करूंगा कि खुलासा करें और अभी तक क्या कार्रवाई 3 दिन का दिन उनकी, उसको भी बताना चाहिए। लोगों में भय है और लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, तो देश के अंदर तमाम नौजवान जो चाहता है और वो ये भी चाहता है कि हमारी आवाज़ उठाने वाले, और ये सही है कि पिछले 15-20 साल के अंदर हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ मैंने सड़कों में लड़ाई लड़ी, विधानसभा लोकसभा के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी। और चूंकि राजस्थान अपराधियों का ऐसका बन गया, अपराधियों का अड्डा बन गया, यहाँ जो भी बोलता है उसका मुंह बंद करने की अपराधी एक एक कोकस है, अपराधियों का, नेताओं का बड़ा कोकस है। तो ये उनका मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं। जेल में बैठे ये हार्डकोर अपराधी धमकियां देते हैं और रंगदारी और वसूली का जो काम करें, ये निंदनीय है और राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है। चूंकि राजस्थान में एक ही आवाज है जो इन अपराधियों के खिलाफ जम के आवाज उठाती है, अपराधियों के खिलाफ बोलती है, किसान के बेटों को एकजुट करने का जो काम करिए। तो हनुमान बेनीवाल की आवाज है, निश्चित रूप से तकलीफ होगी, कई लोगों पेट में दर्द होगा, लेकिन मुझे थ्रेट सीधा, मुझे कोई धमकी नहीं मिली। सरकार को ये चाहिए कि अगर सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है और ये क्वार्टियां खड़ी करी है तो आखिर सरकार अभी तक क्या कर रही है। सरकार को मैं चाहूंगा कि मीडिया को भी बताना चाहिए। आज पुलिस अधिकारी मीडिया से बच रहे हैं, इस तरह की बात करें, कभी वो कह रहे 26 जनवरी है, कभी ये सुरक्षा बढ़ा दी। सुनो, ये इससे क्या कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करे, सरकार को क्लियर करना चाहिए कि हमारे पास ये इनपुट मिला था और हमने इस इनपुट को क्लियर कर लिया, अब किसी तरह का खतरा है नहीं, तो क्लियर करना चाहिए सरकार को। क्या दिक्कत है, ये तो सरकार का काम है। इतनी बड़ी बात है तो कोई गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, थ्रेट देने वाले या कोई प्लानिंग करने वाले। आमतौर पे पुलिस करती है ऐसी कार्रवाइयां, बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं तो सरकार से ये भी मांग करूंगा कि पिछले 15 साल के अंदर ये अपराधियों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद क्या होता है कि जब पूछताछ करते हैं तो अपराधी कहीं न कहीं किसी नेता, अधिकारी या बड़े आदमी का नाम लेते हैं, तो सरकार उस बात को छुपा जाती, पूछताछ नोट बाहर नहीं लाती। सरकार सोचती है कि अगर इस तरह बात बाहर आएगी ना तो हो सकता है उनको सिक्योरिटी देनी पड़े। तो सरकार को इस तरह के मामलों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। तो चूंकि मेरा राजस्थान में आप देख रहे हैं 15 साल में मुख्यमंत्रियों से सीधा झगड़ा रहा है, हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे। बीजेपी का चाहे पहले का ले लो आप, वसुंधरा जी के समय का, चाहे अशोक गहलोत का खुद का ले लो जो बेटे का चुनाव था, तो कहीं न कहीं इनके सीधे टकराव रहे। तो हो सकता है कि इनके मन में क्या मंशा रही होगी। आपने कोई सुरक्षा की मांग नहीं करी
और न मैं कोई सुरक्षा की मांग करूंगा। मेरी सुरक्षा राजस्थान के किसान के बेटे खुद करेंगे। हम सक्षम है सुरक्षा के अंदर। कोई बदमाशों, नेताओं, गैंगस्टरों का कोई कोकस तो नहीं है राजस्थान में? खूब राजस्थान में तो भरा पड़ा कोकस। राजस्थान अभी तो राजस्थान ही सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा बन गया। जिस तरह बाहर से जो क्रिमिनल आ रहे हैं और जिस तरह छुपने की उनको जगह मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपराधियों को कोई संरक्षण देता है तो एक दिन बाद उसकी बेल हो जाती है, तो लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, दे दो संरक्षण, नाम ही होगा हमारा। कोई छुपा लेता, कोई छुपा लेता है। तो एक धंधा चल पड़ा। और ये देखिए धीरे धीरे राजस्थान नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, हथियारों के जिस तरह का लेन देन, शराब की तस्करी जो गुजरात ड्राई इलाका जो हरियाणा से राजस्थान होकर जाता, आप देखिए अपराध इस तरह बढ़ गया कि हर व्यक्ति यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस सरकार बनने के बाद भी आप देख लें कि 1.5 महीने का, देखिए अपराध ऐसे नहीं रुकेगा बातों से, इनकी सरकार है ये कर दो वो कर दो, हम आएंगे तो ये कर देंगे। ये अपराध रोकने के लिए नीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अपराध रोकने के लिए नेताओं को संवेदनशीलता के साथ उन पुलिस अधिकारियों को जो वास्तव में अपराधियों के खिलाफ है। 2 तरह के पुलिस के अधिकारी होते हैं, एक तो सिर्फ न्यूज छपाने के लिए अपना आप का दोहरा चित्र सामने करते हैं, एक वास्तव में हिम्मत और मेहनत वाले लोग होते हैं। उन लोगों को फील्ड में पोस्टिंग करके एक पूरी टीम बनाई जाए जो नीचे से लेकर ऊपर तक। अपराधी अपराध करता है, उसके बाद आप गवाही नहीं करा पाते, गवाहों को डरा धमका के चेंज करे और बरी हो जाते केस। कई हार्डकोर अपराधी बरी होकर आगे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा। तो कहाँ अपराध मिटेगा? नहीं मिटेगा। और ये तो आइकन बन गए फेसबुक और यूथ तो इनको पसंद कर रहा है। यूथ इनको पसंद कर रहा है। मोबाइल पे इनकी वो आपकी रील बनती है। मोबाइल उठाओगे तो इनको ही देखोगे आप, अपराधी इनके बोस बना अपराधी का फोटो होगा। हमारे नेताओं को तो कोई क्रेज ही नहीं रहा, बता रहा हूँ आपको। तो हमारे जैसे लोग 2-4 लड़ रहे हैं, से ज्यादा गैंगस्टर का ज्यादा क्रेज हो गया। इसलिए मुझे लगा है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि लोग नेता बनना छोड़ दें, गैंगस्टर बनना चालू कर दे राजस्थान। ये परिपाटी अगर बनी, क्योंकि जिस तरह के गैंगस्टर यहाँ से निकले राजस्थान के अंदर और जो देश के अंदर कुख्यात विख्यात, और अभी भी वो गैंग कहीं न कहीं पंजाब से लेके और सब जगह उस तार जुड़े हुए उस गैंग। तो राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है। ये जातीय जेर जो इन गैंग और ये ब्लैक का काम करना और लोगों के माध्यम से जिस तरह जातियों को डराने बढ़ाने का सरकारें काम कर रही, ये भी गलत दिशा के अंदर प्रदेश जा रहा है। इस प्रदेश को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और सरकार को, भजन लाल जी की जो सरकार बनी, इनसे मेरी मांग है कि इस तरह का मामला हो तो आपको 2-4 ऐसे उदाहरण पेश करने होंगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं। वो तो वही अभी दर्रा चल रहा है। अपराध तो हो गए चालू, गैंगरेप की घटनाएं भी हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं भी हो रही है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है। आप देखिए 1.5 महीने के अंदर अपराध का ग्राफ घटा है बढ़ा है, आप खुद ही देख सकते हैं। एक चीज ये देखने को मिली है, 15 साल का जो आपका ग्राफ रहा, जिसमें अलग अलग मामलों में आपने चाहे जीवन गोदारा हत्याकांड से शुरू किया बड़ा आंदोलन, पहले की धमकियों या इनपुट, इस इनपुट में बहुत फर्क नजर आ रहा है। ये बड़ा बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 8-8 क्यूआरटी लगा दी गई हो, इतना एस्कॉर्ट। तो ये है क्या दर्ज? यही कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। पहले हो सकता है जानबूझ के नहीं लगाई होगी, अब वैसे लगा दी। अब सरकार जाने, वो तो सरकार जवाब देगी कि खतरा है या नहीं है। ये भी तो सरकार ही बताएगी ना, खतरा है या नहीं है। ये कंफ्यूजन ही है कि खतरा है या नहीं है। खतरा है, कौन सी गैंग से, कहां से इनपुट मिला, किस क्रिमिनल से मिला, आपने क्या पूछताछ की, आगे बात बड़ी किया, तो स्पष्ट करना चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हनुमान बेनीवाल को अगर खतरा है तो प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। भाई आपके समर्थक चिंतित है और वो Z+ की मांग कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना? उनसे मैं संदेश ये दूंगा कि आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने इतने कमजोर नहीं है कि Z+ लेके और इन सरकार की मतलब हम Z+ लेके कोई शोबाजी करना चाहते हैं। मजबूत है, आप लोग संयमित रहें और बिल्कुल हम हमारे तरीके से ध्यान रखेंगे और सरकार से हम कोई सुरक्षा की भीख नहीं मांगेंगे और मांगी भी नहीं पहले हमने कभी सुरक्षा सरकार से। बच्चे Z+ की ठीक है, मेरे से प्यार करते हैं, तो सरकार से हर आदमी सरकार से मांग करता रहता, ये उनका प्रेम है मेरे प्रति कि Z+ मांग रहे हैं, कि उनको लगता है कि एक व्यक्ति जो उनके लिए लड़ रहा है, इसलिए Z+ की मांग करें। मुझे कोई Z+ का शौक नहीं है। अगर मुझे सुरक्षा का शौक होता, मंत्री पद का शौक होता, तो 2003 से लेकर अभी तक सुरक्षा में ही रहता मैं हमेशा, बंगले सुरक्षा और यही चारों तरफ, रोज पार्टी बदलता और रोज सुरक्षा लेता रहता। मुझे इस चीज का शौक नहीं, मुझे इस बात की चिंता है कि 3 दिन से अगर इनपुट है इंटेलिजेंस का तो क्लियर होना चाहिए आखिर कौन से क्रिमिनल या कौन सी गैंग है जो हनुमान बेनीवाल के जान की दुश्मन है। ये मैं भी जानना चाहता हूँ और इस देश का नौजवान और प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। बड़े अधिकारियों से बात करिए कि उनके ही टेलीफोन आए थे, मैंने नहीं करी। आज बात करूंगा, DGP से भी करूंगा और होम सेक्रेटरी वगैरह से आज मैं बात करूंगा क्या मामला है। ये हनुमान बेनीवाल है, जिनका कहना है कि उनके समर्थकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि कल जैसे ही ये जानकारी बाहर निकली तो उसके बाद बेनीवाल के समर्थक चिंतित भी हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पे Z+ की मांग कर रहे हैं।
बेनीवाल ने काफी चीजें इस मामले में स्पष्ट करी है, लेकिन इनका भी ये कहना है कि कम से कम ये क्लियर हो कि भाई किस तरह का इनपुट है, कौन सी गैंग है, कोई गिरोह है, जेल से कोई कर रहा है या कहानी क्या है, ये क्लियर होना चाहिए।